हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में। तो जी, चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 और 2 अच्छे से समझने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। और वो हमसे कहता है सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बहुत बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो डिपेंड करती हैं किस पे, कि आपके पास एलिमेंट्स जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा और अगला एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसी तरह अगर हम देखें ना जो जो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि ग्रुप 1 वाले हो गए, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 वाले हो गए, उनके आउटर मोस्ट शेल में दो होते हैं। तो ये आपस में रिलेट करेंगे। ग्रुप 1 वाले केमिकल प्रॉपर्टीज में आपस में रिलेट करेंगे कि एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ग्रुप 2 वाले आपस में रिलेट करेंगे क्योंकि इनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। ठीक है। जो बेरिलियम की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, तकरीबन वही मैग्नीशियम की हैं, तकरीबन वही कैल्शियम की हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों का इन सब का ताल्लुक ग्रुप 2 से है। इसका मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह जो प्रॉपर्टीज लिथियम की हैं वही सोडियम की हैं, वही पोटेशियम की हैं, आगे आने वालों की भी वही प्रॉपर्टीज हैं। पूरी लाइन की एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? क्योंकि इनका ताल्लुक ग्रुप 1 से है और इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वही बताता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही कुछ आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। याद हो गई ना बात। ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं उन सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं। ग्रुप 2 के जितने भी मेंबर्स हैं वो ग्रुप 2 के हैं ना, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो एक बात तो आप ज़हन में बिठा लो कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कि एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक इस चीज से नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टीज समथिंग एल्स, कि हम देखेंगे वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड कर रहा है, गैस कर रहा है, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। और याद है ना आउटर मोस्ट शेल किसको कहते हैं? पहले दो लेक्चर्स दिए हैं तो पता होगा। जो आखिरी शेल होता है उसके अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। चलो भाई, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की ऑफ सेम ग्रुप की। हम यहाँ पकड़ लेंगे ग्रुप 1 को, ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि लिथियम सोडियम की क्या प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह हम ग्रुप 2 को पकड़ लेंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाला, फिर उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम हेलोजन्स को पकड़ लेंगे, ग्रुप 17 वालों को, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को। और इसी तरह फिर हम नोबल गैसेस को भी देख लेंगे। और ग्रुप 16 भी आई थिंक इसके अंदर है तो उसको भी देख लेंगे। नोबल गैसेस मेरे ख्याल से नहीं है। तो जो जो बुकने वालों ने दिया है उसी तरह हम पढ़ लेंगे और समझ लेंगे बातों को। स्टार्ट करते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट लार्जली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये जो है ना, बाद में अभी आपको बार बार रिपीट करके, बार बार याद करके करवा के आ चुका हूं। Since in the group of the periodic table all the elements have the same number of electrons in the outermost shell। अगर हम periodic table में बात करें ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स अरेंज ही इस तरह किए हैं कि ग्रुप्स में ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हम चले जाएं तो हमें जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे ना उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। ग्रुप 13 की बात करें तो हमने 13 में से मैंने क्या बताया था, आपने 3 को देखना है। तो इन सारे के सारे मेंबर्स के अंदर तीन ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 14 की बात करें तो आपने 14 में से 4 को देखना है। तो ये जितने भी मेंबर्स हैं ना ग्रुप 14 के, इन सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर चार ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने पीरियोडिक टेबल को लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने आपको, पीरियोडिक टेबल को हमने अरेंज ही इस तरह किया है कि सारे एलिमेंट्स ग्रुप में इस तरह अरेंज हों कि उनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सबके सिमिलर हों, एक जितने हों। All elements of group 1 have the one electron in the outermost shell। वो जो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम वाला ग्रुप है ना, पहला वाला, उसकी बात हो रही है। So they show the strong tendency to lose their electron। देखो ये ग्रुप 1 है, ये वाला ग्रुप 1 है। ठीक, यहाँ देखना, ये सारा का सारा क्या है, ग्रुप 1 है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और लिथियम वगैरह सबकी चेंज है। ऐसे ही है ना, हाइड्रोजन के बारे में लेक्चर नंबर 2 में बताया था मैंने आपको। इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 वालों से ही मिलती हैं, ग्रुप 18 वालों से ही मिलती हैं, और ग्रुप 14 वालों से ही मिलती हैं। तो इसको प्लेस यहां पर किया गया है क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस बिना पर इसको ना केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इसको यहाँ ग्रुप 1 के पास प्लेस किया गया। तो ठीक है ना बात ये। अब हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 जो है ना, अच्छा एक बात तो मैं यहाँ पर पहले आपकी क्लियर कर दूं फिर उस तरफ जाता हूँ मैं। देखो यहाँ पर ना मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ इस ग्रुप को फिर मैं यहाँ पर पहुंच जाता हूँ। मैं इस वाले हिस्से को डिस्कस ही नहीं कर रहा। क्यों इस वाले हिस्से को डिस्कस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल लो या फिर ट्रांजिशन मेटल्स बोल लो।
ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनके जो चार्जेस है ना वो फिक्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर ना लिथियम किसी से बॉन्ड बनाएगा ना, चैप्टर नंबर 3 में बता चुका था आपको कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। सोडियम की मिसाल ले लेते हैं, सोडियम अगर Cl से बॉन्ड बनाता है तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर ना +1 का चार्ज आ जाएगा, ऐसा ही है। और जो क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाता है। ये बातें आपको चैप्टर नंबर 3 में क्लियर कर ली थी पहले ही हमने। 3 में आई थिंक, यस हाँ 3 में की थी, जहां पर आयनिक बॉन्ड पड़ा था। लेकिन अगर हम बात करें ना, ये फिक्स होता है। अब सोडियम के ग्रुप 1 का ना तो ये +1 ही चार्ज शो करेगा, ये क्लोरीन ग्रुप 17 का ना तो ये -1 ही चार्ज शो करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें ग्रुप 2 वाले मेंबर्स की, ग्रुप 2 में जो है ना बेरिलियम है, बेरिलियम अगर किसी से बॉन्ड बनाएगा ना तो बेरिलियम भी +2 का चार्ज शो करेगा क्योंकि ये ग्रुप 2 में है, ठीक है। लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स है ना, इनका जरा कॉन्सेप्ट ना थोड़ा चेंज है। ये ना इनके इनके ऊपर फिक्स नहीं होता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करें कितने एक्सेप्ट करें। देखो अगर मैं बात करता हूँ ना Fe आयरन की, तो आयरन जो है ना +2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और +3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसकी इसकी जो बेसिक हम कह लेंगे आयंस रिलीज करने की, आयंस एक्सेप्ट करने की जो बेसिक रूल्स है ना, जो कि हमें एक्सप्लेन कर दे देंगे ये पहले दो ग्रुप और ये आखिरी वाले ग्रुप्स, वो ट्रांजिशन मेटल्स हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके चार्जेस जो है ना वो फिक्स नहीं होते, कहीं पर +2 हो जाता है, कहीं पर +3 भी हो सकता है। इस तरह कॉपर की बात करूं तो कॉपर ना Cu+1 की फॉर्म में भी होता है और Cu+2 की फॉर्म में भी होता है, +2 की फॉर्म में भी होता है। तो ये इनके चार्जेस जो है ना वो फिक्स नहीं है। अब ये चार्जेस क्यों आते हैं आपको पता है, मैंने कैटायंस और एनायंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में, अगर आप मेरी बातें सुनते आते हो तो। चैप्टर 2 में पढ़ा था, 3 में पढ़ा था। ये अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ग्रुप 2 वाले मेंबर्स की, सोडियम ग्रुप 1 में है ना, अगर हम ग्रुप 2 वाले की बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम जो है वो क्या करेगा, ग्रुप 2 में है तो उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है, ठीक है, -2e, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर बेरिलियम के ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो ये हमें ये बताता है कि जोन सा ग्रुप का मेंबर है ना, ग्रुप 1 का मेंबर है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ग्रुप 2 का मेंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ट्रांजिशन मेटल को हम कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर फिर इसलिए हम डायरेक्ट चले जाते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 की तरफ। 18 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 18 तो बॉन्डिंग ही नहीं करता, 18 तो हाई नोबल गैसेस। तो हम चले जाते हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 की तरफ। अब बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पर, फिर टॉपिक की तरफ दोबारा चलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर ग्रुप 17 की बात करते हैं, ग्रुप 17 तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। बार बार ये बातें याद करवा के आ चुका हूं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके पास अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आ चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो क्या करेगा, अगर हम ग्रुप 17 का मेंबर Cl पकड़ लें तो वो क्या करेगा, ग्रुप 1 के मेंबर Na से बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास NaCl नमक आ जाएगा, और वो नमक कौन सा है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉल्ट आ जाएगा, सॉल्ट NaCl। तो यही बात यहां पर मैं करना चाह रहा हूं कि जो सोडियम है ना ग्रुप 1 का है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जिनके पास, अगर हम बात करते हैं ना वन की ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की और ग्रुप 13 की, 13 मींस आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों ग्रुप्स वो हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें 15, 16 और 17 की, ये वो ग्रुप्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते, बल्कि ग्रुप 1, 2 और 13 में से अपने इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह आप देखो सोडियम के ऊपर हमेशा प्लस का चार्ज होगा, नेगेटिव का नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इसके अंदर हैं, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज। ये बातें क्लियर होगी हैं। आप याद करना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13, ये वो वाले ग्रुप्स हैं, इनके मेंबर्स जब भी किसी से बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। और ग्रुप 15, 16, 17 वाले, चूंकि इनके पास ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए क्या करेंगे, कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज। देखो 15 ग्रुप का ना तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 वाले के बाद 6 हैं, 17 वाले के बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 8 के करीब करीब है।
टोटल चाहिए स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। 8 के करीब करीब है ना, 5 5 6 और 7। तो ये क्या करते हैं, 5 जिसके पास है ना वो 3 एक्सेप्ट कर लेगा कहीं और से, तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा 5 वाले के ऊपर, और जिसने 3 दिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हो गई है बातें क्लियर? अगर हो गई है तो अच्छी बात है। तो इसलिए अब आप ध्यान में रख लेना, जब भी हम क्लास 9 के अंदर डिस्कशन करेंगे ना, तो पहले 2 ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, और फिर हम डायरेक्ट इस ट्रांजिशन मेटल वाले जो कॉन्सेप्ट है इसको साइड पे कर देंगे, और डायरेक्ट यहाँ चले जाएंगे हम। ठीक है, 13 से ऑनवर्ड चले जाएंगे आगे। चलो भाई, अब हम ग्रुप 1 की बात करें, वो जो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला ग्रुप है उसकी बात करें, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो दे शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो वो फिर अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देते हैं और केटाइन बनते हैं। केटाइन किसको कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। मिसाल के तौर पर सोडियम की बात करें, तो सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ये 1e लिखा मैंने, 1e, एक इलेक्ट्रॉन अपना वो लूज कर रहा है। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगर ये ग्रुप 17, ये ग्रुप 1 में, अगर ये ग्रुप 17 वाले से जाके बॉन्ड बनाता है क्या, क्लोरीन से, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये सोडियम बन गया है केटाइन, और ये क्लोरीन बन गया एनाइन, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ठीक है ना, बात इसमें जाने आ रही होंगी मेरा ख्याल है। दे आर थस शो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो देखो अब ये Na ने क्या किया है, प्लस का चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन लूज करने करने की वजह से, तो इसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से, तो इसको बोल देंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी आगे, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात समझ आ गई होगी। ऐसा एलिमेंट जो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम बोलेंगे ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। These metals react vigorously with water, producing hydrogen and giving alkalis in the solution. तो ये वो मेटल्स हैं जो कि पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद अल्कली देते हैं। और अल्कली का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आए हैं। अल्कली वो बेस होती है जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकती हो। तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्यों है आपको आइडिया हो ही जाएगा इससे, और चैप्टर नंबर 7 अगर आपने पढ़ा तो साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये ग्रुप 1 वाले मेंबर्स का एक जनरल रिएक्शन है कि वो पानी से रिएक्ट करते हैं और एक अल्कली यानी कि बेस की फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ दीस मेटल्स, अब दीस मेटल, इन मेटल्स के ऑक्साइड, देखो ये सोडियम से नीचे क्या पोटेशियम है, यहाँ नजर आ जाएगा आपको। ये सोडियम हो गया ग्रुप 1 का, और ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, अगर हम पोटेशियम की बात करें, क्योंकि ग्रुप 1 को डिस्कस करें, तो ग्रुप 1 के बाकी मेंबर्स को भी ना थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बुक वाले। अगर ये ऑक्साइड्स बनाता हो पोटेशियम, यानी कि ग्रुप 1 का मेंबर ऑक्साइड बनाता हो, ऑक्साइड कब बनाएगा और कब इसको ऑक्साइड बोलेंगे, जब कोई भी एलिमेंट किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ वो, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्साइड। ठीक है, तो ये K2O पोटेशियम ऑक्साइड बना हुआ है। कहता है कि जब ये मेटल्स स्ट्रांगली, ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर, ये ना हाईली बेसिक होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। दे आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, गिविंग अल्कलीज, और ये पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। जब ये पानी में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं तो ये क्या देते हैं, अल्कली देते हैं। अब ये बेस क्यों है, स्ट्रांगली बेसिक क्यों है, चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 में ये बात मैं आपको डिस्कस करके आ चुका हूं। फिर बात करें कि अल्कली मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद हैलोजेंस। अल्कली मेटल्स जो हैं ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं ग्रुप 17 के मेंबर से भी, जैसे कि क्लोरीन, वही क्लोरीन जो जब हम NaCl, हमारा मोस्ट कॉमन आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करके आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो वो कहता है ये जो ग्रुप 1 वाला मेंबर है और ये Cl जो है ग्रुप 2 में है, तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, अल्कलीस मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद हैलोजन, गिविंग हैलाइड्स। तो ये सॉल्ट है, और इसको एज अ होल नाम क्या पढ़ेंगे, हैलाइड पढ़ेंगे। हैलाइड्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सोडियम जो है ना वो हैलोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो जब कोई भी एलिमेंट हैलोजन से रिएक्ट करता है उसको हैलाइड्स बोलते हैं। जब कोई भी एलिमेंट किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। जब कोई भी एलिमेंट किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो उसको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये नाम भी याद कर लेना। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स ग्रेजुअली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब वो कहता है रिएक्टिविटी अल्कलीस मेटल की डाउन द ग्रुप जाए तो इंक्रीज हो रही है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हमारा जो एटम का साइज है ना वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अब एटम का साइज बढ़ता जाएगा। अब साइज क्यों बढ़ता है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ अभी। और इसकी जो आप कह लें रिएक्टिविटी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज करती है, वो भी बाद में अभी आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। बोर नहीं होना बिल्कुल भी, ध्यान से सुनना है, सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवा रहा हूँ, एक ही चीज समझा रहा हूँ। इस तरह के लेक्चर कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ओके, अब हम कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं ना, डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं, तो इस बात का मतलब ये है कि एटम का साइज इंक्रीज होगा। अब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अब ये बात मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आओ जरा पीरियोडिक टेबल में। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि ये वाला जो है ना,
पहला पीरियड, इसके अंदर एक शेल है, ठीक है। अगले वाले पीरियड के अंदर दो शेल हैं, तीसरे पीरियड में तीन शेल हैं, चौथे पीरियड में चार शेल्स हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसको जरा रेस करूँ ना मैं, गन बला जितना ही मचा हुआ है, फिर बातें मजीद क्लियर होंगी। अच्छा जी बच्चों, बोर नहीं होना बिल्कुल भी, सुनते रहनी है बातें मेरी। ओके, यहाँ मैं बात कर रहा था कि अगर हम लेक्चर नंबर 2 के अकॉर्डिंग रेफरेंस बना के हम उसको बात करते चलें, तो हमने कहा था कि जो पहला पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड, उसके पास एक साल होगा, अगले पीरियड के बाद होगा कितने, दो साल होंगे, तीसरे के बाद तीन होंगे, चौथे के बाद चार होंगे। अब आप खुद ही हिसाब लगाओ, जब शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं ना, पहले के पास एक शेल है, अगले के पास दो शेल्स हैं, उससे अगले के पास तीन शेल्स हैं, ठीक है, उससे अगले के पास चार शेल्स हैं। अब जब शेल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एटम का साइज भी इंक्रीज होगा। शेल्स इंक्रीज, एटम का साइज इंक्रीज, शेल इंक्रीज, एटम का साइज इंक्रीज। बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई ऐसी बात भी नहीं है इसमें। ये देखो, ये होता है न्यूक्लियस अंदर, और पहले वाले पीरियड के अंदर एक शेल, ये न्यूक्लियस होगा, अगले वाले के अंदर एक नहीं बल्कि दो शेल्स। अगर नीचे जाऊंगा मजीद, एक न्यूक्लियस हो गया, फिर एक, दो, और ये तीन, तीन शेल। अब ये ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हम आएंगे ग्रुप में, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हम आएंगे ग्रुप में, तो क्या हो रहा है, आप बता सकते हैं, हो ये रहा है कि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, जब एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, अब आप देखो, ये यहाँ पर ना, ये शेल है ना, तो शेल के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये अंदर मैंने न्यूक्लियस बनाया प्लस के साइन के साथ, और ये मैंने बनाया एक शेल। शेल का ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। गंदा हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इस बात को ना, ये जो क्वेश्चन हमने किए थे, यहाँ कोई खाली जगह में मिल जाए ना, अगर ये देखो यहाँ मिल गई है, यहाँ डिस्कस करते हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करनी है आपने। अगर हम बात करें, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं हम ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। तो अगर हम पहले की बात करें हाइड्रोजन, फिर बात करें हम लिथियम, फिर बात करें सोडियम। अगर हम इसको इस तरह देखेंगे, इस तरह, इस तरह, तो ये इस तरह अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएंगे पीरियड्स। तो ये है फर्स्ट पीरियड, ऐसे ही है ना, ये है सेकंड पीरियड, और ये है थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड। अगर हम इस तरह देखेंगे हॉरिजॉन्टली तो ये पीरियड शो कर रहा है। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पीरियड के अंदर एक शेल होता है, सेकंड पीरियड के अंदर होते हैं दो शेल्स, थर्ड पीरियड के अंदर होते हैं तीन शेल्स। जितने भी मेंबर्स हैं ना थर्ड पीरियड के, उन सबके पास तीन तीन शेल्स होंगे। और दूसरे वाले के, दूसरे अगर पीरियड की बात करें तो फिर दो शेल्स होंगे, पहले पीरियड की बात करें तो फिर एक शेल होगा। और डाउन द ग्रुप अगर हम आ रहे हैं तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम हाइड्रोजन का एटम बनाएंगे ना, तो हाइड्रोजन का एटम किस तरह होगा, एक न्यूक्लियस और एक इसका शेल। अगर हम लिथियम का बनाएंगे तो लिथियम के पास होंगे दो शेल्स। अगर हम सोडियम का बनाएंगे तो सोडियम के पास होंगे तीन शेल्स, क्योंकि वो थर्ड पीरियड के अंदर है, ठीक है, तीन शेल्स होंगे। अब आप गौर कर रहे हो कि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, आपका जवाब होगा बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब रिएक्टिविटी इंक्रीज कैसे करेगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के ऊपर, ठीक है। ई बना रहा हूं मैं जस्ट मिसाल के तौर पे। अब मैं यहाँ पर पूरा प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपको पता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट से लेक्चर नंबर 2 के रेफरेंस बनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हैं कि कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अभी मैं ये बात को, इस बात की तरफ नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको एटॉमिक साइज के बारे में बता रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि रिएक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि न्यूक्लियर के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फासला कितना है, आपका जवाब होगा कि फासला कम है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फासला कितना है, आपका जवाब होगा कि ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं और नीचे जाऊं, मैं बताऊं कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में फासला कितना है, आप कहोगे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, फासला ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इजिली अपना एटम को छोड़ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपने एटम को न्यूक्लियस के चुंगल से आसानी से आजाद करवा सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस कर रहा है ना इसके ऊपर, इसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये खींचा जा ही नहीं रहा, ये तो दूर भाग रहा है उससे, जो दूर है ना, तो अट्रैक्शन कम हो रही है, तो फिर ये आराम से निकल जाएगा। जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, इसका मतलब है वो किसी और एलिमेंट के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, और उस एलिमेंट के साथ जाके बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कर लेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी इस तरह, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीज उसकी होती है जो कि फौरन बॉन्ड बना ले।
तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? आपका जवाब होगा यार न्यूक्लियस से दूर तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यही आराम से जल्दी स्पीड से फौरन निकल जाएगा। जब फौरन निकल जाएगा तो किसी और से फौरन बॉन्ड भी बना लेगा, जब फौरन बॉन्ड बना लेगा तो हम कहेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। चलो भाई, हो गई बहुत बातें डिटेल से। तो ये लाइन हमने डिटेल से डिस्कस कर ली है। अभी आगे भी आएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, सब वहां पर ये बातें मजीद क्लियर करेंगे, तो परेशान होने की, बोर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। The second group elements also show a tendency to lose both of their outermost electrons. ग्रुप टू की बात हो रही है, ठीक है। ग्रुप टू के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 होंगे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आराम से रिलीज कर देगा और किसी दूसरे एलिमेंट को जाके दे देगा और जाके एक बॉन्ड बना लेगा। जिस तरह कहता है कि Mg है, Mg ग्रुप टू का मेंबर है, तो Mg है ना मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। ग्रुप टू वाले कितने कर सकते हैं? 2। ग्रुप 13 वाले कितने कर सकते हैं? 3। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन। और लूज करके कहां जाएंगे? किसी और के साथ जाके एक बॉन्ड बना लेंगे। The tendency to lose electrons down the group increase gradually. एक सेकंड, ये खुल गया है मेरे उसमें, एक सेकंड दें बच्चों बस। एक ऐड खुल गया, इसको मैं क्लोज कर दूं, फिर हम आते हैं टॉपिक पे दोबारा। चलो भाई, हो गया क्लोज। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना डाउन द ग्रुप, वो क्यों लूज कर रहा है? क्योंकि ना एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था ना यहाँ पर कि डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज, एटम का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल आर आल्सो बेसिक इन नेचर एंड फॉर्म अल्कलीज इन वाटर। यहाँ पर देखो, कहता है कि ये जो हमारे पास कैल्शियम है ना, ये ग्रुप टू का मेंबर है, और ये कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल भी बोल सकते हैं क्योंकि कैल्शियम मेटल है, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल हो गया ये पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है CaOH2, और जो कि है बेस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करके आ चुके थे इसके बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ पर आपको परेशानी होनी चाहिए कि ये बेस कैसे बन गया। ठीक है, बेस कैसे बन गया? चैप्टर नंबर 7 देख लो कि बेस क्यों कह रहे हैं इसको, बस खत्म बात। ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 हैव S2p5 कॉन्फ़िगरेशन। लेक्चर नंबर 2 में ये बात भी डिस्कस करके आ चुके थे, बल्कि दोबारा चलते हैं हम यहाँ पर। आ जाओ जी, ग्रुप 17 की बात करें, NS2np5, ये किस तरह आया? लेक्चर नंबर 2 देख लो, पता लग जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 S के अंदर और 5 P के अंदर। कैसे हैं? लेक्चर नंबर 2 देखो, फिर पता लगेगा। अब हम ग्रुप 17 यानी कि हैलोजेंस की बात करें। दे शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन अनाइन। स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ग्रुप 17 वाले के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? ग्रुप 17 है तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डेफिशिएंसी कितने की है? 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो वो क्या करेगा? ग्रुप 1 वाले मेटल से, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट से या ग्रुप 2 वाले में से पकड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन और अपने अंदर ना आराम से पकड़ के और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जिस तरह ना सोडियम है ना, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा वो, और वो फिर NaCl बना लेगा। तो वही बात कर रहा है यहाँ पर ये। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाली बताई थी मैंने बात, सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। और जो ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स विद मेटल। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इनको हम नॉन मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स नहीं है। ग्रुप 1 और 2 वाले मेटल्स हैं, और आगे जाके ग्रुप 17 वाला की बात करें तो ये नॉन मेटल्स हैं क्योंकि ये गैसेज हैं। तो गैसेज मेटल कैसे हो सकती हैं? एंड फॉर्म सॉल्ट्स विद मेटल्स, और वो सॉल्ट्स बनाते हैं जिस तरह मेटल के साथ रिएक्ट करके। क्यों? अगर देखो Na मेटल था ग्रुप 1 वाला, Cl जो है वो क्या है? वो नॉन मेटल है। तो Na और Cl ने आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया? सॉल्ट बनाया, और वो सॉल्ट जो कि हम घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। और हैलोजेंस क्यों कहते हैं हम इनको? क्योंकि हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। तो हैलोजेंस होते ही वो हैं जो कि हैलोजन, जो कि नॉन मेटल्स हैं, और वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ और बनाते हैं क्या? सॉल्ट्स। इसलिए इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं। इसका मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग। अनलाइक अल्कली मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब रिएक्टिविटी हैलोजेंस की, अब बिल्कुल वही फिनोमिना हो रहा है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो फिर हैलोजेंस का जो साइज है ना वो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना, बल्कि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेंगे? जब इनका साइज छोटा होगा। जब साइज छोटा होगा तो, थोड़ा इस तरह बनाते हैं, जब इसका साइज छोटा होगा तो वो न्यूक्लियस के करीब करीब
आउटर मोस्ट जो शेल है वो होगा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास आएगा तो ये न्यूक्लियस जो है ना उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा जल्दी से। जितना साइज छोटा होगा उतनी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी हेलोजन्स में। आ गई ना बात समझ? उम्मीद आ गई होगी, नहीं यही तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से। द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हो गई बात भी क्लियर। अब ये देखो, ये Cl है, ग्रुप 17 का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा 2Cl नेगेटिव, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं। और किससे एक्सेप्ट किए हैं? ग्रुप 2 के मेंबर कैल्शियम के साथ। ठीक है, कैल्शियम ग्रुप 2 का है, 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा तो यही 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये बन गया CaCl2, और CaCl2 क्या है? एक टाइप ऑफ अ सॉल्ट। तो हमने बात की थी कि जो कि हेलोजन, क्लोरीन हेलोजन है, ग्रुप 17 का मेंबर है। हेलोजन जो कि नॉन मेटल है, वो जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो फिर वो बनाएगा सॉल्ट, इसलिए हम हेलोजन कहते हैं, मीन सॉल्ट फॉर्मिंग। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 16 हैव S2P4। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है, पहला मेंबर क्या है? ऑक्सीजन है। S2P4 क्यों होती है? लेक्चर नंबर 2 देख के आ जाओ, और ऊपर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं NS2 NP6 NP4। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप 16 है ना, तो अब समझ जाओगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए, तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहीं और से और बनाएगा डायनेगेटिव आयन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। ऑक्सीजन बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ऑक्सीजन को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये O2 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किए हैं कहीं से, तो इसके पास आ गया 2। ठीक है, ये O2 था ना, O2 की वजह से 2 आ गया, और ये O ऊपर ना 2 नेगेटिव आ गया। ठीक हो गई बात? तो उम्मीद है यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ और फिर यहाँ पर बात खत्म करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड द चार्ज ऑफ फाइन। देखो ये मैं ना एक काम करता हूँ कि पूरा नहीं पढ़ता। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ता क्योंकि मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि ग्रुप 1 का जो मेंबर होगा ना, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। ग्रुप 2 का जो मेंबर होगा ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी है उसके अंदर, इसलिए उसके ऊपर ना +2 का चार्ज आ जाएगा। ग्रुप 13 का जो मेंबर होगा ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो उसके ऊपर जो है 3+ का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 3 लिखा हुआ है इन्होंने, आप 13 कर लो। ठीक है, 13 कर लो, या हम ग्रुप 13 को अमूमन ग्रुप 3 भी बोलते होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 13 लिखना तो आप 13 लिख लो, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 3 लिखना 3 भी लिख सकते हो। अगर ये 3 की बात कर रहे हैं ना, तो समझ जाना ये इस वाले 3 की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये इस 13 की बात कर रहा है। सही है ना, मैंने बता दिया कि हम इसकी चार्जेस के हवाले से जब हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करें, तो ट्रांजिशन मेटल्स को हम बिल्कुल अलग रखते हैं इन सब से। ठीक है, इन सब से इन सबको अलग रखते हैं। तो आप इन्हें समझ जाना कि ग्रुप 13 की बात हो रही है। द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द कैटायंस आल्सो कॉरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पर सारी बता दी है आपको कि जो ग्रुप 1, 2 और 13 की बात करेंगे तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इनके ऊपर प्लस। ग्रुप 1 से लूज हुआ है तो +1 आ जाएगा, ग्रुप 2 से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो +2 आ जाएगा, ग्रुप 13 से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो फिर +3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ग्रुप 16 की, ग्रुप 16 की, 17 की या 15 की, तो 15 वाला क्या करेगा? 15 है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेबिलिटी के लिए 3 चाहिए, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर -3 का आ जाएगा, इसके ऊपर -2 का आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा -1 का चार्ज। ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं। ओके जी। When पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, when we move from left to right in a periodic table, elements often form anions with a negative charge equal to the number of groups towards the left side of the noble gases। ठीक है, ये वो डिपेंड करता है कि नोबल गैसेस की तरफ से देखें ना, नोबल गैसेस ग्रुप 18 है, और 18 से पीछे अगर हम जाएं तो 17 आएगा, 16 आएगा, 15 आएगा, 14 आएगा। तो चार्जेस किस तरह डिपेंड करते हैं इन पे, वो सारी बातें मैं आपको बता के आ चुका हूँ। देखो ना, ग्रुप अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, यहाँ पर मैंने बात बताई थी कि जो ऑक्सीजन है ग्रुप 16 का, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो 2 नेगेटिव का इसके ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है, ये वही बातें बता रहा है, सिंपल, और कुछ खास नहीं है। और कहता है कि हेलोजेंस के ऊपर चार्जेस क्यों नहीं आते, क्योंकि हेलोजेंस को बॉन्डिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हेलोजेंस बॉन्डिंग नहीं करते आउटर मोस्ट शेल में, इनके पास वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है। जब बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते। तो नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ओके जी, ठीक होगी ये बात। अब मेरा ख्याल है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और आपने बिल्कुल बोर नहीं हुए होंगे। अगर हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेक्चर पूरा सुन लेना ईमानदारी के साथ। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर लेक्चर पसंद आया, कुछ बातें हैं अभी तक समझ नहीं आई तो मुझसे फिर पूछ लेना। मैं, अगर आप चाहो तो समराइज कर देता हूँ चीज़ों को एक बार, जो जो यहाँ पर लिखी हुई थी। मैंने आपको बात की थी
कि अगर हम बात करते हैं ग्रुप वन की, अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप वन की, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। ग्रुप टू की बात करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, जब ये लूज करेंगे तो +2 का चार्ज आ जाएगा। इनको डिस्कस क्यों नहीं करते हैं हम, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके चार्जेस ना डिफरेंट होते हैं, ये किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जिस तरह ब्रिलियम है ना, ये +2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करें तो ये +2 की फॉर्म में भी कर सकता है, +3 की फॉर्म में भी कर सकता है। तो हम इसको कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, हम जस्ट कंसीडर करेंगे पहले दो को और ये आखिरी वालों को। आखिरी बिल्कुल जो लास्ट में हेलोजन, इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बॉन्ड करते हैं, बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल वैसे ही कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ग्रुप 13 की बात करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये स्टेबल होगा +3 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की सलाहियत इसके अंदर है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये अमूमन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, चार्जेस वाला काम इसमें नहीं होता, यहाँ पर अमूमन कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है, तो चार्जेस वगैरह को यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते ज्यादा। तो ग्रुप 15, 16, 17 की अगर हम बात करें तो ये 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, तो 8 पूरे करने हैं स्टेबिलिटी के लिए। जब 8 पूरे करने हैं तो इसके पास 3 की डेफिशिएंसी है, इसके पास 2 की और इसके पास 1 की डेफिशिएंसी है। तो क्या करता है ये, जो ये है वो इससे कर लेगा बॉन्ड, जो ये है वो इससे बॉन्ड कर लेगा, जो ये है वो इससे बॉन्ड कर लेगा। ठीक है, आराम से अगर बॉन्ड करना है तो इसी तरह मैंने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव 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 चार्जेस आ जाएंगे। तो यही सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। इसी तरह हमने और अगर बात करें, हाँ एक एग्जांपल थोड़ी मैं देख रहा था अनयूजुअल सी है, ये देखो ये वाला एग्जांपल। यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन 2 लिखे हुए हैं, Cl2 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो Cl2 लिखे हुए हैं यानी कि एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और अगले क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैल्शियम वैसे ही ग्रुप 2 का मेंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है ना, इन्होंने कैल्शियम ग्रुप 2 के साथ रिएक्ट किया हुआ है क्लोरीन को, और ये पॉसिबल है क्योंकि क्लोरीन 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक इसको मिल गया और एक इसको मिल गया। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी अब। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।